हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर है, हम लोग लाइब्रेरी ऑटोमेशन के पार्ट में ही ये सॉफ्टवेयर डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कोआ सॉल और आपका सी डी एस आई एस सॉफ्टवेयर और भी वेरियस सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया था, जैसे ई ग्रंथालय वगैरह। इसमें हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप केबीएस, एनबीएस, यूजीसी नेट या बीएसएसबी या बिहार लाइब्रेरी इवन आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले जो पैटर्न था इस टॉपिक से, उसका मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। पहले इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता कि कौन डेवलप किया और किस ईयर डी स्पेस डेवलप किया गया, बस। इससे ज़्यादा कभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी आप जाके पैटर्न देखेंगे तो धीरे धीरे पैटर्न सभी चेंज हो रहे हैं। धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस पीपीटी को बनाया है, ताकि आपको पूरा डेप्थ में थोड़ा सा लेके जाऊं। आप देखेंगे तो ये जो सिर्फ हम लोग ईयर और ये सब कवर नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी हम लोग के इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से रिलेटेड है, चाहे वो सर्चिंग मेटा डेटा हो, या आप देखेंगे कि डिपोजिटरी कौन कौन सा है या कैसे, या मेटा डेटा का जिक्र है, वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो लोग नए हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि पूरा एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे उनको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और बार बार जो एक ही टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं टच होता है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले डी स्पेस क्या है। तो क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ते हैं डिजिटल लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, तो उसमें दो बातें ध्यान रखनी होती है। देखिए, दो चीज हम लोग पढ़ते हैं। पहला ये है लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ओके। और दूसरा होता है डिजिटल डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। अब ये जो दोनों है ना, दोनों डिफरेंट थिंग है। दोनों का जो वर्क है वो अलग अलग है। जैसे एग्जांपल से समझिए कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो है, वो लाइब्रेरी का डेली बेसिस पे जो वर्क हो रहा है उसको वो ऑटोमेट करता है। जैसे सर्कुलेशन है, बुक आदान प्रदान किया जा रहा है, बुक खरीदारी की जा रही है, बुक का रिटर्निंग हो रहा है, इशू हो रहा है, बुक को सर्च किया जा रहा है कि डेटाबेस में है कि नहीं। तो ये सभी काम को ऑटोमेट और क्विकली करने का हेल्प करता है डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर काम करता है। अब बात करते हैं डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का। तो देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है। डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के कंटेंट को जो डिजिटल कंटेंट है उस तक आप कैसे पहुंचे, रिमोटली कैसे एक्सेस कर पाएं, उसको कैसे मैनेज कर पाएं, कैसे अरेंज कर पाएं और कैसे उसको एक्सेस कर पाएं, उसमें ये हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल, जैसे किसी को बुक इशू कराना है, किसी को रिटर्न करना है, एक लाइब्रेरियन को बुक को बाय करना है, यानी कि एक्विजिशन करना है। एक्विजिशन इन द सेंस की खरीदारी करना है। बुक बाय हम लोग शॉर्ट मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो ये सब में हेल्प कौन करेगा, ये करेगा लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास डिजिटल कंटेंट है, मान लीजिए हमारे पास डिजिटल कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट, उस डिजिटल कंटेंट को मैनेज करना। अब देखिए, मैनेज करना बहुत बड़ी चैलेंज है। इसलिए क्योंकि लाइब्रेरी में डिजिटल कंटेंट 1 लाख 2 लाख कॉपी है, और सबको ऐसे अरेंज करके रखना है, ऐसे मैनेज करके रखना है, जब जरूरत पड़े तो हम उसको एक्सेस कर पाए। तो उसको मैनेजिंग करना, उसको एक्सेस करना। एक्सेस मतलब होता है उसको पहुंच, मतलब वहां तक हम पहुंच पाए, जब हमें रिक्वायरमेंट हो तो हम उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ पाए, उस तक पहुंच पाए। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, पहुंच। यहाँ मैनेज मतलब आप समझ सकते हैं, मैनेज मतलब मैनेज ही होता है, और मैनेज मतलब कि कैसे उसको संगठित कर पाए। उसके बाद एक्सेस के बाद उसको हम लोग रिमोटली, रिमोटली अब रिमोटली का मतलब क्या हुआ, रिमोटली एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि हम कहीं बैठे, मान लीजिए लाइब्रेरी आपका दिल्ली में है,
लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, तो जम्मू कश्मीर से ही उस कंटेंट को, उस डिजिटल कंटेंट को हम एक्सेस कर पाएँ। उसी को रिमोटली बोला जाता है, यानी दूर तक पहुँच बोला जाता है कि जहाँ पे मतलब दूर जो लोग बैठे हुए हैं, उन तक पहुँच पाएँ। और इसके अलावा जैसे मेन में हम लोग का काम यही होता है कि उसको मैनेज कर पाएँ डिजिटल कंटेंट को, उसको एक्सेस कर पाएँ और रिमोटली भी एक्सेस कर पाएँ, उसको रिट्राइव जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में रिट्राइव कर पाएँ, रिट्राइव मतलब पुनः प्राप्ति। तो ये सभी काम डिजिटल कंटेंट का ये सब काम जो होता है, ये आपका करता है डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। तो बेसिक फंडामेंटल जो डिफरेंस है दोनों में, वो आप समझ लीजिए। कई बार क्या होता है, दोनों एक जैसे बच्चे समझ लेते हैं कि हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सब एक होता है। नहीं, डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर अलग होते हैं और लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का वर्क होता है लाइब्रेरी के वर्क को ऑटोमेट करना, यानी कि उस जो काम प्रक्रिया जो लाइब्रेरी में डेली बेसिस पे प्रक्रिया चल रही है, उसको ओवरकम करके ऑटोमेट करना। डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का काम होता है लाइब्रेरी में मौजूद डिजिटल कंटेंट को कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ये सब करना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसी सीरीज में डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, जब आप फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे लाइब्रेरी ऑटोमेशन का, उसमें मैंने बताया था कि कौन-कौन से लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हैं, कौन-कौन से डिजिटल लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो उसी सीरीज में मैंने बताया था कि डी स्पेस जो है, वो डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। डी स्पेस के अलावा ग्रीन स्टोन, ई प्रिंट, इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं, वो डिजिटल लाइब्रेरी ऑटोमेशन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑटोमेशन और डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब डी स्पेस क्या होता है। आपको कोई डाउट है? ओके, यूट्यूब पर जो देख रहे हैं आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं यूट्यूब वाले बच्चे, तो वो भी जाके अपना शेयर करके देख सकते हैं। जो लोग कोर्सेज में नहीं है, लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे नहीं है, वो फ्री में यूट्यूब पे अभी देख सकते हैं। यूट्यूब पर हम लोग लाइव हैं। तो देखिए डी स्पेस जो सॉफ्टवेयर है, इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है। हालांकि देखिए ये मैं लिख लिख के भी पढ़ाना सोच रहा था, लेकिन क्या है दिक्कत कि ये इतने ही कंटेंट को अगर मैं लिखने जाऊंगा ना, अगर कीवर्ड में भी लिखूंगा तो 10-15 मिनट चला जाता है। तो इसलिए टाइम सेविंग के लिए इसका की पॉइंट मैं लिख दिया हूँ, और बाकी प्रॉपर एक एक चीज को मैं एक्सप्लोर कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो जो डी स्पेस सॉफ्टवेयर है ना, ये सबसे पहली बात ओपन सोर्स रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, और ये यूज होता है क्रिएटिंग ओपन एक्सेस रिपोजिटरी फॉर स्कॉलरली एंड पब्लिश डिजिटल कंटेंट। यानी कि अभी मैं एक एक वर्ड को बताऊंगा आपको, हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए कि डी स्पेस एक ओपन सोर्स रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, और जिसका उपयोग विद्वानों और प्रकाशित डिजिटल सामग्री के लिए ओपन एक्सेस रिपोजिटरी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहने का मतलब हुआ कि ये फ्री में इसका सोर्स कोड अवेलेबल है। फ्री में सोर्स कोड अवेलेबल होने का मतलब है कि इस सॉफ्टवेयर से एडिट किया जा सकता है। इसको जैसे आप चाहें उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और उसका फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी पेड यानी कि पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो हो गया ओपन सोर्स का मतलब। अब बात आती है रिपॉजिटरी का क्या मतलब है, रिपॉजिटरी सॉफ्टवेयर क्यों हम इसको बोल रहे हैं। देखिए रिपॉजिटरी सॉफ्टवेयर, देखिए जितने भी जो हमारा जैसे शोध गंगा, तो शोध गंगा के बारे में मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। शोध गंगा, ठीक है, शोध गंगा। तो शोध गंगा जो है ये इन्फ्लुबनेट का एक प्रोग्राम है। इन्फ्लुबनेट, इन्फ्लुबनेट का मतलब होता है, ये इन्फ्लुबनेट जो है इसका हेडक्वार्टर गुजरात गांधीनगर में है, और इसको यूजीसी ने डेवलप की इसका इसका स्थापना किया था। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क होता है इसका। 1991 में इसको स्थापित किया गया था। इसका एक रिपोजिटरी है शोध गंगा। अब ये शोध गंगा किस चीज का रिपोजिटरी है?
हमारे देश में जितने भी रिसर्च पेपर रिसर्च थीसिस जो पब्लिश होते हैं, जैसे पीएचडी होल्डर जितने भी होते हैं, जैसे वो सोशल साइंस के हो, लाइब्रेरी साइंस के हो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री का, तो जितने लोग पीएचडी करते हैं ना, उनका सभी का थीसिस, सभी का रिसर्च पेपर शोध गंगा पे पब्लिश होता है। तो ये शोध गंगा एक रिपोजिटरी है। किस चीज का रिपोजिटरी है? इंडियन थीसिस का रिपोजिटरी है। तो ये शोध गंगा का जो पे मौजूद जितने भी रिसर्च पेपर है, उसको हम लोग डी स्पेस सॉफ्टवेयर से मैनेज करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिपोजिटरी। रिपोजिटरी वो स्थान होती है जहाँ पे डिजिटल कंटेंट रखी जाती है और उसको मैनेज किया जाता है। और ये जो शोध गंगा है, ये स्पेशली इंडियन रिसर्च पेपर का एक रिपोजिटरी है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा, रिपोजिटरी। अब अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, यूज फॉर क्रिएटिंग ओपन एक्सेस रिपोजिटरी। हम लोग इसको क्रिएट क्यों करते हैं? ओपन एक्सेस रिपोजिटरी के लिए। ओपन एक्सेस का मतलब कोई भी व्यक्ति उस तक पहुंच प्राप्त कर सके। यानी शोध गंगा पे जितने भी रिसर्च पेपर है ना, आप देख सकते हैं। आप शोध गंगा के पे गूगल में सर्च करेंगे, वहां पे जाएंगे और आप देख सकते हैं कि किसका कौन कौन रिसर्च वहां है। आपके अगर फील्ड का कोई रिसर्च है, उसको भी सर्च करके आप यूनिवर्सिटी वाइज, कॉलेज वाइज, टाइटल वाइज, इस तरह से आप सर्च करके जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनके नाम से भी सर्च करके आप वहाँ ढूंढ सकते हैं। और उनका सभी एक एक सेक्शन रहता है, आप देख सकते हैं कि उनका टाइटल, एब्स्ट्रैक्टिंग, उनका पूरा थीसिस चैप्टर वाइज पूरा दिया रहता है, आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इसको बोला गया है ओपन एक्सेस रिपोजिटरी फॉर स्कॉलरली। स्कॉलरली मतलब वही रिसर्च पेपर एंड पब्लिश डिजिटल कंटेंट। यानी इसके अलावा कोई अगर डिजिटल कंटेंट है, कोई लाइब्रेरी रिसर्च पेपर ना करके कोई डिजिटल कंटेंट को पब्लिश करना चाहता है अपने यूजर के लिए, तो वो भी कर सकता है। आई थिंक ये डिफिनीशन में ही सारा बात आ गया कि डी स्पेस क्या होता है, डी स्पेस का काम कहाँ है, कहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा है इसका, और कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, और कैसे यूजर इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद आता है डिजिटल आर्काइविंग। आर्काइविंग मतलब वो जगह होती है, शब्द देखिएगा आर्काइविंग, और डिजिटल मतलब तो डिजिटल आप समझ ही रहे हैं, जैसे पीडीएफ फॉर्म, इमेजेस फॉर्म, वीडियो फॉर्म, ये सब को हम लोग डिजिटल कंटेंट बोलते हैं। तो डिजिटल कंटेंट का आर्काइविंग, आर्काइविंग का मतलब होता है वो प्लेस, वो जगह जहाँ पे लंबे समय के लिए कोई कंटेंट को स्टोर किया जाए, लंबे समय के लिए कंटेंट को सुरक्षित रखा जाए, उसी को हम लोग आर्काइव बोलते हैं। जिसमें लिखा भी हुआ है, लंबी अवधि के लिए डिजिटल आर्काइव स्टोरेज और एक्सेस के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये रहा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट को बदलते हैं, इसकी स्थापना। देखिए, इसका जो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था, ये 2000 में जुलाई में ये लॉन्च किया गया था। और इसको दो कंपनी ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। एक था एचपी लैब्स एंड एमआईटी, और दोनों के अलायंस यानी दोनों के सहयोग से डेवलप किया गया था। अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो एचपी लैब्स लिख सकते हैं, एचपी लैब्स प्लस एमआईटी। तो ये दोनों ने मिलकर इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था। और ये सॉफ्टवेयर शुरुआती दौर में तो आया, लेकिन अभी 2025 में इसका लेटेस्ट जो वर्जन है, वो लेटेस्ट वर्जन हो सकता है आपसे पूछा जा सके। पहला वर्जन था ये नौ, ये देखिए शुरुआत तो हुआ 2000 में, लेकिन ये लॉन्च जो हुआ नवंबर 2002 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन इन्होंने डेवलप किया था जुलाई 2000 में। तो कई बार ये दोनों पूछता है और ऑप्शन में एक ही देता है, तो कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि अरे 2000 में, लेकिन ये याद रखिएगा पूछता है पहला वर्जन कब आया, यानी पहली बार ये सॉफ्टवेयर कब डेवलप किया गया, डेवलप करने के बाद कब रिलीज किया गया, तो 2002 में। और अभी जो 2025 का जो लेटेस्ट इसका वर्जन है, वर्जन वो है 9.1। ठीक है, 9.1 इसका लेटेस्ट वर्जन है। देखिए, जब मतलब कि जून जुलाई में जो पेपर हुआ था एम्स का, तो एम्स में ये ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो उस समय 9.1 नहीं था, उस समय 8 पॉइंट समथिंग था। अभी जो ये लेटेस्ट जुलाई के बाद जो वर्जन आया है वो 9.1 आया है, जुलाई के लास्ट जुलाई में। तो ये ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था ना ये डी स्पेस का, वो था लैरासिस। और ये कभी पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है कि लाइरासिस इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो ये डेवलप किया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका जो मतलब कि ये क्या हुआ कि एचपी और एमआईटी ने डी स्पेस फाउंडेशन की स्थापना किया 2007 ईस्वी में। मतलब ये सॉफ्टवेयर बहुत पॉपुलर हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बहुत प्रसिद्धि हुई, क्योंकि ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है। तो उसके बाद ये ना इसकी नींव रखी गई कि डी स्पेस फाउंडेशन बनाते हैं, ताकि इसी चीज को सभी हैंडल करेंगे
और सभी मैनेजमेंट और उसका डेवलपमेंट में वर्क करेंगे। और ड्यूरा स्पे 2000 जुलाई 2019 में ड्यूरा स्पेस और लाइरेसिस का मर्ज हो गया। यानी कि जो लाइरेसिस जो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था, वो और ड्यूरा स्पेस फाउंडेशन, ये दोनों में क्या हो गया? मर्जिंग हो गया और अब ड्यूरा स्पेस बन गया। और ये शुरुआती में जावा सॉफ्टवेयर पे मौजूद था। शुरुआती में, अभी भी ये जावा पे बेस्ड है सॉफ्टवेयर। और ये कस्टमाइजेबल है, मतलब कि इसको कस्टमाइजेबल कहने का मतलब हुआ कि आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आप डिजाइन और उसको जैसे एडिट करके जैसे बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और ये 22 भाषा में उपलब्ध है। अब तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना 22 लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आपका यूजीसी नेट का पेपर का ये क्वेश्चन है, आप देख लेना प्रीवियस ईयर का। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने भाषा में डी स्पेस अवेलेबल है। और क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, लॉन्च हुआ था 2002 में, बिल्कुल सही है, लेकिन बना था 2000 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। हाँ, 22 लैंग्वेज में है, 22 भाषा में है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके फाइल फॉर्मेट की। तो देखिए, डी स्पेस है ना, बहुत सारे प्रकार के डिजिटल जो फाइल होते हैं उनको सपोर्ट करता है। जैसे उसमें आप देख सकते हैं डिजिटल फाइल में एमपीपीजी, ये आपका इमेजेस का फाइल है। और टेक्स्ट जो टेक्स्ट है उसको भी सपोर्ट करेगा, इमेज को सपोर्ट करेगा, मूविंग इमेज जो आता है, मूविंग इमेज जो ऐसा इमेज होता है जिसमें हल्का मूवेबल होता है, वो उसको भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा ऑडियो, वीडियो और डेटा सेट ओपन एक्सेस सक्षम कराता है। तो लगभग आपका ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इमेज हो गया, मूवेबल इमेज हो गया, तो लगभग सारे टाइप के डॉक्यूमेंट ये सपोर्ट कर रहे हैं। जो डिजिटल कंटेंट होता है पढ़ने के लिए, वो सभी चीज़ें ये सपोर्ट करता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है और फ्री में भी अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जो वेब इंटरफेस है इसका, जैसे सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे तो एक वेब इंटरफेस आएगा। तो वेब इंटरफेस कैसा है? तो देखिए, पहले तो वेब इंटरफेस में प्रोवाइडिंग इंटरफेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, डिपॉजिट, इंजेस्ट, सर्च एंड एक्सेस। तो देखिए, इसमें 3-4 बातें होती है। एक तो जैसे जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो डी स्पेस का यूज कर रहा है, तो उसके पास उसके लाइब्रेरियन को एक एक्सेस होना चाहिए, जो उस चीज़ को अपलोड करे वहाँ पे कंटेंट को अपलोड करे, वहाँ मैनेज करे, कोई कंटेंट डिलीट करना है तो उसको डिलीट कर पाए, कोई कंटेंट ऐड करना है तो वो ऐड कर पाए। उसी को बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब उसमें जमा करना या निकालना। उसके बाद आपका इंजेस्ट, और इसके अलावा सर्च और एक्सेस। तो सर्च एक्सेस का मतलब समझ ही रहे हैं कि किसी चीज़ को सर्च करना, उसको एक्सेस करना। तो ये सब काम यहाँ से वेब इंटरफेस में होता है। सेकंड पॉइंट आता है मेटा डेटा स्टोरेज। अब मेटा डेटा स्टोरेज का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आप समझिए मेटा डेटा का क्या मतलब होता है। तो देखिए, मेटा डेटा जो होता है ना, डेटा अबाउट डेटा इसको बोलते हैं हम लोग। डेटा अबाउट डेटा, मतलब कि डेटा के बारे में, डेटा हिंदी में अगर आप लिखने चाहेंगे तो डेटा को डेटा ही लिखा जाता है, के बारे में डेटा। अब इसका क्या कहने का मतलब हुआ? ये थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है, डेटा के बारे में डेटा या डेटा अबाउट डेटा। तो ये कहने का मतलब ये है ना कि जैसे मान लीजिए आपके लाइब्रेरी में बहुत सारा पुस्तकें हैं, जैसे 1 लाख पुस्तक है एग्जाम्पल के तौर पे, और ऐसे 1 लाख पुस्तक को हमने क्या किया, उसको जब हमको अरेंज करना है, मान लीजिए स्टोर करना है उस डेटा को, तो स्टोर करना है तो हम कुछ कैटेगरी बनाएँगे। अगर कैटेगरी नहीं बनाएँगे तो सारे 1 लाख डेटा हम एक ही फ़ोल्डर में अपलोड कर देंगे, तो सर्चेज़ में हमको प्रॉब्लम होगी। हम जब उसको ढूँढना चाहेंगे तो बहुत बर्डन हो जाएगी, ढूँढ नहीं पाएँगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा अबाउट डेटा यानी मेटा डेटा बनाते हैं। और मेटा डेटा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए फ़ोल्डर हम किस नाम से बनाएँगे, मान लीजिए बुक के टाइटल के नाम से बना सकते हैं,
फिर ऑथर के नेम से बना सकते हैं, फिर पब्लिशर के रूप में बना सकते हैं। यानी मान लीजिए हमने एक फ़ोल्डर बनाया टाइटल के नेम से, एक बनाया हमने ऑथर के नेम से, एक बनाया पब्लिशर के नेम से। यानी कि एक फ़ोल्डर में मान लीजिए कि एक ऐसा फ़ोल्डर है जिसमें ऑथर का नाम से है, तो यानी कोई ऑथर का नाम हमने लिखा और उस ऑथर के नाम पे 50 बुक है तो वो सभी एक फ़ाइल में रहेगा। मान लीजिए पब्लिशर लिखा पब्लिशर फ़ोल्डर और उस पब्लिशर फ़ोल्डर के अंदर मान लीजिए हमने 10 फ़ोल्डर बना दिया और, ठीक? तो मान लीजिए कि एक फ़ोल्डर बना दिया अरिहंत का, एक बना दिया उपकार का, एक बना दिया लुसेंट का, तो इस तरह से हमने अलग-अलग फ़ोल्डर बना दिया। तो क्या हुआ और फिर इस फ़ोल्डर में उपहार द्वारा पब्लिश सभी बुक इस फ़ोल्डर में रखेंगे, अरिहंत द्वारा पब्लिश सभी इस फ़ोल्डर में रखेंगे और इसका नाम रहेगा पब्लिशर। तो कोई बुक अगर हम लोग पब्लिशर के नाम से ढूँढना है तो हम लोग इस फ़ोल्डर में जाएँगे, फिर उस पुस्तक को कौन से पब्लिशर ने पब्लिश किया है, उसके बाद इस फ़ोल्डर में जाएँगे और फिर वहाँ पे हमें डेटा मिल जाएगा। तो हमारा पुस्तक तो एक पीडीएफ है, लेकिन हमने क्या किया उस पीडीएफ को एक डेटा बनाया, फिर उसका मेन डेटा बनाया, फिर उसका डेटा बनाया। तो ये इसी को कहते हैं डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मेटा डेटा कोई नहीं समझ में आया तो एक बार हमें कमेंट कर दीजिए, फिर से मैं समझा दूँगा। एक बार आप बता दीजिए। हाँ, एक बार बता दीजिए अगर कोई डाउट है तो मेटा डेटा को समझा दीजिए। ओके, ठीक है। परवीन जी देखिए, यही तो मैं चाहता हूँ आप लोग क्विक बताइए, नहीं समझ में आया फिर से पढ़ाएँगे लोग, लाइव का यही मतलब है। ठीक? देखिए, मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। मतलब ऐसे डेटा जो किसी दूसरे डेटा को रिप्रेजेंट करता हो और फिर वो तीसरे को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हम लोग कंप्यूटर में फ़ोल्डर बनाते हैं, तो क्या करते हैं? फ़ोल्डर बनाते हैं अपने मतलब सी, डी ऐसे हम लोग बाँटते हैं पूरा मेमोरी को और उसको क्या करते हैं जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव इस तरह से बाँटते हैं, तो डी ड्राइव में हम लोग अपना डेटा रखते हैं ज़्यादातर, सी ड्राइव में सॉफ्टवेयर वगैरह रहता है। तो डी ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं मूवी का। तो उस फ़ोल्डर में हम लोग क्या करते हैं, मूवी का बनाते हैं। ऐसा फ़ोल्डर होता है, मूवी बना लिए, ठीक है? एक फ़ोल्डर हम लोग बनाते हैं ऐसे, उसमें लिखते हैं डॉक। डॉक मतलब अपना डॉक्यूमेंट, जैसे ग्रेजुएशन का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ये सब इसमें रखते हैं। एक बनाते हैं लीस। लीस का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। तो इसमें जो लाइब्रेरी साइंस का हमारे पास जो बुक होती है, पुस्तकें होती है, डिजिटल मटेरियल होता है, हम लोग यहाँ रख देते हैं। फिर एक फ़ोल्डर हम लोग बनाते हैं अपने भाई, क्योंकि एक कंप्यूटर होता है, 2-3 भाई हम लोग घर में बहन होते हैं, तो उनको सभी को एक ही कंप्यूटर में डेटा सेव करना होता है क्योंकि मजबूरी है, उतना तो सब हम लोग धनिक है नहीं। तो फिर उनका एक जैसे जिसके नाम पे होगा, मान लीजिए कि मेरा भाई का नाम कुंदन है, तो उसको मैंने लिख दिया कुंदन। तो इसमें क्या होगा, कुंदन का डेटा रहेगा। अब इस डेटा में उसका जो 10th-12th मार्कशीट है, चाहे उसको पढ़ने की चीज़ें होगी, वो उसमें हम लोग रखेंगे। फिर लीस्ट लाइब्रेरी साइंस का जो डेटा होगा, इसमें रखेंगे। डॉक्यूमेंट यानी अगर मतलब जिसका कंप्यूटर है, उसका अगर मान लीजिए उसका नाम कुछ भी है, तो उसके नाम पे परवीन ही है, मान लीजिए परवीन ही है, तो परवीन का डेटा इसमें रहेगा डॉक्यूमेंट। मूवी अगर कोई फ़िल्म वगैरह आप लोग डाउनलोड करके रखते हैं तो ये यहाँ रहेगा। अब क्या होगा, कई बार क्या होगा, मूवी में भी 2 फ़ोल्डर हम लोग बना देंगे। मूवी में जाएँगे और क्लिक करेंगे तो 2 फ़ोल्डर निकलेगा और एक में होगा हिंदी मूवी, इसमें हिंदी मूवी का एक फ़ोल्डर बना देंगे, एक बना देंगे हम लोग हॉलीवुड मूवी का, ठीक? हॉलीवुड मूवी का। तो इससे क्या हो गया देखिए, आपने जो डेटा अरेंज किया अपने कंप्यूटर में, तो क्या किया? मूवी आपके पास 50 था, उसको आपने 2 कैटेगरी में बाँटा, पहला हिंदी मूवी अलग, हॉलीवुड वालों को अलग। तो हिंदी वालों को हिंदी में डाला, हॉलीवुड को हॉलीवुड। यहाँ पे आपने मूवी के अंदर 2 फ़ोल्डर बनाया, डॉक्यूमेंट के अंदर भी आपने 5 फ़ोल्डर बना सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट लिख के उसके अंदर 5 अगर भाई-बहन है, चाहे घर के 5 सदस्य हैं, तो पाँचों के नाम से अलग-अलग फ़ोल्डर बना दिए, उसका डेटा रख दिए। यहाँ लाइब्रेरी साइंस में यूनिट वाइज़ अंदर जाकर फ़ोल्डर बना दिए। तो ये क्या हुआ, एक डेटा अबाउट डेटा, मतलब जो हमारे पास डेटा लाइब्रेरी साइंस का था,
उसके बारे में तो था ही, लेकिन उसके अंदर यूनिट वाइज हमने बाँट दिया, फिर यूनिट वाइज को मेन में बाँट दिया। तो इस तरह से कहते हैं डेटा अबाउट डेटा, इसी को बोलते हैं डेटा अबाउट डेटा। उसी तरह जो हमारा डीएसपीएस सॉफ्टवेयर होता है, उसी के तरह हम लोग क्या करते हैं, डीएसपीएस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास जितने रिसोर्सेस होते हैं लाइब्रेरी में, उसको हम सब्जेक्ट वाइज बाँट सकते हैं, उसको ऑथर वाइज बाँट सकते हैं, उसके टाइटल वाइज बाँट सकते हैं। इस तरह से हमें मैनेज करना, उसको एक्सेस जब हम मैनेज नहीं करेंगे प्रॉपर, तो उसको एक्सेस प्रॉपर नहीं कर पाएँगे। इसीलिए हम लोग मेटा डेटा स्टोरेज का हेल्प लेते हैं। उसको ऐसे मैनेज करते हैं जिससे डेटा अबाउट डेटा की तरफ चला जाए। मतलब कि अगर हम लोग हिस्ट्री का एक जगह पूरा पुस्तक को रखेंगे, संस्कृत का एक जगह रखेंगे, विज्ञान का एक जगह रखेंगे, तो हमें फाइंड आउट करने में, दोबारा पुनः प्राप्ति में यानी रिट्राइवल में ईज़ी होगा, समय का बचत होगा। तो आई थिंक अब समझ में आया होगा। फिर भी डाउट है तो बताइए, अब समझ में आया परवीन जी? मैसेज कीजिएगा, आपको समझ में आया? ओके, ठीक है। आप लोग शेयर वगैरह कर दीजिए। आप लोग शेयर वगैरह ऐप करते नहीं हैं, और लोगों को बोलिए जुड़ने के लिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जितना ज़्यादा लोग पढ़ते हैं ना, उतना एक टीचर के लिए अच्छा होता है। ठीक है? चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हाँ, तो ये जो मेटा स्टोरेज है ना, यही आपका डाउट था। पहले मैं मेटा डेटा बता रहा था, इस शब्द को समझा रहा था। अब बात आते हैं हम लोग स्टोरेज। तो मेटा डेटा जब हम स्टोर करना है, तो हमें एक डेटाबेस चाहिए, जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करें। तो ये जो जो डेटाबेस यूज़ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, तो उसका नाम है पोस्ट एसक्यूएल, और दूसरा ओरेकल। ओरेकल दुनिया का बहुत बड़ी कंपनी है जो डेटाबेस मैनेजमेंट करती है। तो ये 2 डेटाबेस मैनेजमेंट ये सपोर्ट करता है, पोस्टग्री एसक्यूएल और ओरेकल। तो ये पूछा जा सकता है, ये पता है कैसे क्वेश्चन पूछता है? जैसे पूछ देगा डीएसपीएस में कौन-सी बात इसमें इनकरेक्ट है, और 3-4 बात लिखेगा, उसमें बोलेगा कि ये मेटा डेटा स्टोरेज के लिए ओरेकल को सपोर्ट करता है, नहीं करता है, ऐसे एक स्टेटमेंट दे देगा। दूसरा यूजीसी नेट में कहा ऐसा पूछा जाता है, जेकेएसएससी में पूछा जाता है, तो उस समय हमें पता नहीं रहता है कि ओरेकल और पोस्टग्री एसक्यूएल ये सपोर्ट करता है कि नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक-एक बात आपको रखा हूँ। जितना कीवर्ड है ना, जितना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस चीज़ को मैंने ध्यान रखा है। उसके बाद आता है बात सर्च का। तो जो सर्च, अगर हमें कोई चीज़ ढूँढना है, मान लीजिए हमने स्टोर कर दिया डेटाबेस मैनेजमेंट में, हमने ले जाके अपना डेटा स्टोर कर दिया। लेकिन सर्च करने का भी कुछ पद्धति होती है। जब तक उसमें वो टेक्नोलॉजी नहीं होगा, उसके अंदर कोडिंग नहीं होगी, सर्च करने की एबिलिटी नहीं होगी, तो हम कैसे सर्च करेंगे? तो उसी सर्च को, मतलब कि सर्चिंग के लिए एक अपाचे सोलर, इसका नाम है अपाचे सोलर, का उपयोग करके फैसिलिटेटेड सर्च और ब्राउजिंग को सपोर्ट करता है। आप समझ जाना कि डीएसपीएस से अगर कभी पूछा जाए कि सर्चिंग के लिए क्या सपोर्ट करता है फैसिलिटेटेड सर्चिंग के लिए, तो अपाचे सोलर। गूगल स्कॉलर इंडेक्सिंग के लिए भी अनुकूल है डीएसपीएस। ये बात कर रहा है डीएसपीएस जो सॉफ्टवेयर है, डीएसपीएस वो गूगल स्कॉलर इंडेक्सिंग के लिए अनुकूल है। गूगल स्कॉलर क्या है? ये सबसे बड़ी सवाल आती है कि गूगल स्कॉलर क्या है? तो गूगल स्कॉलर एक डेटाबेस है एक तरह का। जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं दुनिया में, वो रिसर्च पेपर जब ऑनलाइन आता है, तो उस समय क्या होता है, गूगल स्कॉलर में इंडेक्स हो जाता है। और कोई भी आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, और प्रॉपर वो जो आपने जहाँ से भी पब्लिश किया वो प्रॉपर है, वो इंडेक्स होता है गूगल स्कॉलर में, तो वो गूगल स्कॉलर में इंडेक्स होके आ जाता है, जिसके कारण उस रिसर्च पेपर को बहुत लोग पढ़ पाते हैं, सर्च कर पाते हैं, और उससे नॉलेज ले पाते हैं। तो सर्चिंग के लिए अपाचे सोलर का यूज होता है, मेटा डेटा स्टोरेज के लिए पोस्टग्री एसक्यूएल और ओरेकल का यूज होता है। तो ये 2 बात आप इसमें ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूटीएफ 8 सपोर्टिंग। तो देखिए, यूटीएफ होता है ना, 8 सपोर्ट का क्या मतलब होता है यूटीएफ? ये होता है यूटीएफ 8 जो होता है ना, एक तरह का ये कैरेक्टर इनकोडिंग का उपयोग करता है। कैरेक्टर इनकोडिंग। अब देखिए, कैरेक्टर इनकोडिंग का क्या मतलब होता है? जैसे देखिए, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, ये सब भाषा है। अब मान लीजिए कंप्यूटर है, उर्दू को सपोर्ट नहीं करे, संस्कृत को सपोर्ट नहीं करे, तो उसमें दिक्कत आएगी कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं हमारे लाइब्रेरी में जो संस्कृत, उर्दू में है।
सिर्फ इंग्लिश हिंदी से तो काम नहीं चलेगा, हमें और सभी लैंग्वेज को ध्यान में रखना होगा। तमिल है, तेलुगु है, भारत में तो बहुत भाषाएं हैं। तो ये सभी को सपोर्ट करता है, और सपोर्ट करने का कारण यही है कि उसमें यूटीएफ 8 सपोर्ट करता है ये। और ये जो यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन करके इसका फुल फॉर्म होता है यूटीएफ का, उसमें क्या होता है कि जो भी डेटा होता है ना, जो भी लैंग्वेज होता है ना, उसको एक कैरेक्टर के रूप में वो देखता है। वो भाषा के तौर पे नहीं देखता है। जैसे मतलब ये नहीं देखता है कि हिंदी में है कि इंग्लिश में, वो एक कैरेक्टर के रूप में देखता है और उसको इनकोड कर देता है, इनकोड कर देता है डिजिटली में। और फिर उसको जब हम लोग देखते हैं उसको, तो फिर वो हमारे लैंग्वेज में शो होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हम लोग को लिखना है 8, ठीक? ऐसे लिखे। अब कोई इसको 8 को ऐसे लिखेगा, 8 ऐसे लिखेगा। 8 जो है ना, हिंदी का 8 है। चलिए इसको छोड़ देते हैं 8 को। मान लीजिए हमने लिखा 3 4, हाँ 4, 4 लिखा ऐसे, और हिंदी का 4 ऐसे लिखाता है। मतलब कि ये ऐसे होके ऐसे लिखाता है हिंदी का 4। अब ये दोनों को पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? ये क्या करेगा? इसको पहले कैरेक्टर के रूप में देखेगा और इसको डिजिटली कन्वर्ट कर देगा, इनकोड कर देगा। इनकोडिंग किसमें होती है? बाइनरी लैंग्वेज में। अब बाइनरी लैंग्वेज में इसका क्या हो जाएगा? 0010। ये बाइनरी कन्वर्जन मैं कर रहा हूँ, जिनको बाइनरी कन्वर्जन नहीं आता है मैं कभी पढ़ा दूंगा बाइनरी कन्वर्जन। तो ये इसमें कन्वर्ट कर देगा, और फिर जब हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग को प्रॉपर ये वाला 4 या ये वाला 4 शो कराएगा। तो ये क्या करता है? कैरेक्टर को लेता है, उसको इनकोडिंग कर देता है, जिससे ना भाषा का बैरियर यहाँ पे नहीं आता है इस सॉफ्टवेयर में। यानी आप कोई भी भाषा का यूज करेंगे उसको ये सपोर्ट कर लेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो ये आपको समझ में आया। आगे हम लोग बात करते हैं नोटेबल रिपोजिटरी। मैंने शुरू में ही बताया था रिपोजिटरी, जैसे मैंने शोध गंगा का एग्जांपल लिया था कि जो हमारा देश का जो इंडियन थेसिस का रिपोजिटरी है वो शोध गंगा है। तो कुछ नोटेबल रिपोजिटरी है जो डी स्पेस को यूज करते हैं। तो हो सकता है एग्जाम्पल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ आपसे। ये ना शोध गंगा का क्वेश्चन जो है, ये एनसीईआरटी 2023 के पेपर में पूछा गया था कि बताइए कि जो आपका शोध गंगा रिपो नहीं, शोध गंगा नहीं पूछा गया था, बोला गया था इन्फ्लुमिनेट कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है अपने डिपॉजिटरी को मैनेज करने के लिए। तो बेसिकली जो शोध गंगा है, वो इन्फ्लुमिनेट का ही है। मैंने यहाँ इन्फ्लुमिनेट भी अलग से लिख दिया है। तो इन्फ्लुमिनेट का ही शोध गंगा है, तो अपने रिपॉजिटरी को मैनेज करने के लिए डीएसपीएस सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है इन्फ्लुमिनेट। तो जो क्या है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी सब में से आपसे पूछा जाएगा कि कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए कौन सा चीज़ों को डीएसपीएस सपोर्ट करता है। तो यूटीएफ-8, यूटीएफ-9, यूटीएफ-10 इस तरह से ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको एक-एक चीज़ पढ़ा रहेगा, आप समझे रहेंगे चीज़ों को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ये ना यूटीएफ का फुल फॉर्म देख लीजिए, मैं आपको ना इसका ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मेट होता है, यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मेट होता है। मैं एक बार और देख लेता हूँ, यूटीएफ-8 फुल फॉर्म। मैं बस देख रहा हूँ कन्फर्मेशन के लिए। नहीं, देखिए यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है। ये याद कर लीजिएगा, अपने नोट में लिख लीजिएगा। आप लोग लिखते भी रहिएगा, अगर नोट्स बनाना है तो। देखिए इसका होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। और 8 8 जो होता है ना, ये 8 बिट को डिफाइन करता है। ये 8 बिट को डिफाइन करता है 8। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि यूटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बिट। तो ये नोटेबल रिपोजिटरी में जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक हमारे मतलब कि वर्ल्ड में जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का रिपोजिटरी भी डी जो है वो डीएसपीएस सॉफ्टवेयर यूज करता है। इसके अलावा जो एक रिपोजिटरी का नाम है अपोलो। अपोलो जो रिपोजिटरी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये रिपोजिटरी है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। तो ये भी यूज करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो भी डीएसपीएस को यूज करता है। एमआईटी मैसेच्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
कैलिफोर्निया वो भी इस चीज को यूज करता है। एक स्पाइरल नाम, जैसे क्या है ना कि रिपोजिटरी का कुछ नाम भी दे दिया जाता है और कई बार नाम नहीं भी दिया जाता है। जैसे शोध गंगा नाम दिया गया, इन्फ्लूनेट का रिपोजिटरी शोध गंगा है तो इसका नाम शोध गंगा है। उसी तरह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो रिपोजिटरी है उसका नाम अपोलो है। उसी तरह आपका स्पाइरल किसका है, इंपेरियल कॉलेज ऑफ लंदन का रिपोजिटरी है तो उसका नाम स्पाइरल है, वहां पे भी यूज होता है डीएसपीएस। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोजिटरी को मैनेज डीएसपीएस से ही किया जाता है। इसके अलावा रोमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भारत का इंस्टीट्यूट है, ये भी आपको डीएसपीएस सॉफ्टवेयर का यूज करता है अपने रिपोजिटरी को मैनेज करने के लिए। रिपोजिटरी में अपने रिसर्च पेपर को मैनेज करने के लिए हो सकता है, या अपने जो डिजिटल कंटेंट है, डिजिटल फॉर्मेट में जो रिसोर्सेस है हमारे लाइब्रेरी के अंदर, उसको भी मैनेज करने के लिए किया जा सकता है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट होगा आप हम लोग लास्ट में बता दीजिएगा, मैं सभी डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। उसके बाद बात करते हैं डिजिटल कंटेंट। मैंने थोड़ा सा पहले बताया भी था कि डिजिटल कंटेंट में क्या क्या ये करते हैं, तो जैसे कि वीडियो ऑडियो, तो एक जर्नल फॉर्मेट हुआ कि वीडियो होता है, ऑडियो होता है, इमेज होता है, पीडीएफ होता है। लेकिन देखिए स्टोरेज जर्नल्स, जो जर्नल्स पेपर होते हैं, जो जर्नल पेपर में बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं उनका जर्नल होता है। देखिए नॉर्मल सोशल साइंस और हम लोग लाइब्रेरी साइंस में जो रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, जैसे मेरे नाम पे भी 3-4 रिसर्च पेपर है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर कि मैंने कैसे लिखा है और आप भी रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं। तो क्या है कि जो जर्नल्स होते हैं उसमें रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, तो उस जर्नल्स को मैनेज करना। फिर डेटा सेट, जो भी डेटाबेस का जो डेटा है उसको, इलेक्ट्रॉनिक्स थेसिस, जो भी हम लोग का रिसर्च पेपर होते हैं, थेसिस होते हैं जो पीएचडी होल्डर पब्लिश करते हैं या सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी को, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स थेसिस, उसका जो सीडी में सबमिट होता है। तो जो भी उसके अलावा रिपोर्ट्स, बहुत सारे यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट्स आती है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट्स आता है। होता है ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भारत सरकार का कोई रिपोर्ट आ रही है तो उस रिपोर्ट को मैनेज करना, स्टोरेज करना। फिर कॉन्फ्रेंस पोस्टर, जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं वर्ल्ड में उसका। फिर से वीडियो, इमेजेज, एनी डिजिटल मटेरियल, ये सभी मटेरियल को, डिजिटली कंटेंट को हम लोग डी स्पेस में मैनेज कर सकते हैं, उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, मैनेज करने के बाद उस तक पहुंच भी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे, वही बात सब हिंदी में लिखा गया है। जर्नल पेपर, डेटा, डेटा सेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, थेसिस, रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस, पोस्टर, वीडियो, इमेज, कोई भी डिजिटल सामग्री संग्रहित कर सकता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। उसके बाद बात हम करते हैं डी स्पेस में मेटा डेटा के प्रकार। जो हमारा डी स्पेस, देखिए मेटा डेटा जो होता है ना वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो डी स्पेस में कितने प्रकार के मेटा डेटा होता है। जो मेटा डेटा है वो अपने में एक टॉपिक है, वो टॉपिक में पूरा मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा के कितने प्रकार होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमने देखा 3 तरह का इसमें होता है, एक स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्क्रिप्टिव। इसके अलावा भी मतलब 8 तरह के 10 तरह के आपका मेटा डेटा होता है, तो उस पे मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये 3 चीज़ें आपको समझाता हूँ कि डी स्पेस में कितने ऐसे टाइप के मेटा डेटा होते हैं जो यूज़ होते हैं। तो देखिए मेटा डेटा जो मैंने बताया ना कि मेटा डेटा मतलब क्या होता है कि डेटा अबाउट डेटा, यानी डेटा को कैसे-कैसे हमको मैनेज करना है, उस चीज़ को बताया जाता है। तो इसमें ना हमें जो चीज़ का नीड होगा वही हम आवश्यकताएँ अनुसार अपना मतलब कि जो मेटा डेटा का प्रकार जो यूज़ होने लायक होगा उसी को लेंगे। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा मेटा डेटा है जो मतलब कि कॉपीराइट को देखता है, या कॉपीराइट के इन द सेंस कि उसको एक तरह से मतलब कि प्राइवेटली बनाता है, मतलब कि उसमें सिक्योरिटी फीचर। तो डीएसपीएस तो पब्लिक डिपॉजिटरी के लिए होता है, ओपन एक्सेस के लिए होता है, तो उसमें वो फीचर देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उस मेटा डेटा का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो यूज़ होगा वो बता रहे हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा। डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है आइटम के बारे में, कोई भी हमारा जो रिसोर्सेस है उसके बारे में हमें बताना होता है। तो जब हम किसी भी रिसोर्स, किसी भी सामग्री के बारे में डिस्क्रिप्टिव रूप से, पूरा वर्णनात्मक रूप से उसको बारे में हम बताते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा, यानी वर्णनात्मक मेटा डेटा। यह बताता है कि आइटम, शब्द अच्छा नहीं है यहाँ, यहाँ पे हम लोग रिसोर्सेस लिख सकते हैं, यानी सामग्री लिख सकते हैं, सामग्री, ठीक है। यहाँ पे आइटम इंग्लिश में सही भी लगता है, तो यहाँ पे हम लोग इसके अलावा भी रिसोर्सेस भी लिख सकते हैं। यानी कि ये बताता है कि रिसोर्स किस बारे में है, मतलब हमारा जो डिजिटल कंटेंट है वो किस बारे में है।
और डबलिंग कोर मेटा डेटा, जैसे ये जो मेटा डेटा हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो एक तरह का स्टैंडर्ड मेटा डेटा होता है डबलिंग कोर। इसमें एलिमेंट वगैरह होता है, उस सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो डबलिंग कोर एलिमेंट का प्रयोग करता है, जैसे कि उदाहरण के लिए शोध का पत्र, किसी शोध पत्र का शीर्षक क्या है, लेखक क्या है, उसमें कीवर्ड क्या यूज हुआ है, यानी कीवर्ड कीवर्ड क्या यूज हुआ है। कीवर्ड क्या होता है, ये हो सकता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आया हो। तो कीवर्ड जो होता है ना, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई पेपर है, ठीक है? तो पेपर है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई पेपर का टाइटल हम बोलते हैं, उसमें आपको कीवर्ड मैं बता दूँगा कैसे कीवर्ड हम लोग ढूँढते हैं। जो किसी भी टाइटल में ना जो इम्पोर्टेंट बात होती है ना, जो ऐसा चीज़ जो किसी फ़ील्ड को डिफ़ाइन करता है, कोई ऐसा जो वर्ड है जो बहुत ज़्यादा सर्चेबल होता है, उसी को कीवर्ड बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये लाइब्रेरी, मतलब पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, मतलब कि जैसे पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, यानी कहने का मतलब है कि वर्किंग ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, या कहें मतलब कि वर्किंग कैसे हो रहा है, वर्किंग ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया। तो इसमें जो हमारा कीवर्ड हुआ ना, ये पब्लिक लाइब्रेरी हो गया। पब्लिक लाइब्रेरी ये एक तरह का कीवर्ड हो गया। ये पब्लिक लाइब्रेरी एक कीवर्ड हो गया। दूसरा कीवर्ड ये हो गया कि ये शब्द जो ये लाइब्रेरी साइंस से जुड़ा हुआ है, तो इसका एक लाइब्रेरी साइंस भी एक तरह का कीवर्ड हो गया, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये कीवर्ड होता है जो जिसको सर्चेबल जो वर्ड होती है, उसी को हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा। तो एक तो हमें डेटा के बारे में बताना होगा, अगर हम कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं अपने डेटाबेस में या अपने डिजिटल रिपॉजिटरी में, तो वहाँ पे हमें एक रिसोर्स के बारे में पूरा डिटेल में बताना होगा, तो उसी को हम बोल देंगे डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा। अब प्रशासनिक मेटाडेटा ये अब बताता है कि आइटम का एक्सेस कौन कर सकता है, मॉडिफाइड करना हो, डिलीट करना है, तो ये लाइब्रेरियन के एंड से होगा। एक यूजर होता है, एक लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी स्टाफ के एंड से होगा, या जो डिपॉजिटरी मैनेज कर रहे हैं उनके एंड से होगा। इसीलिए इसको बोला गया है एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा। एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा कहने का मतलब हुआ कि कोई भी आइटम है, यानी कोई भी रिसोर्सेस है, उसको एक्सेस कौन कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, और अन्य नियम कोई अगर है तो वो। तो इसमें लिखा हूं मैं, केवल लाइब्रेरियन या किसी भी थेसिस को संपादित या हटाने का अधिकार रखते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये ओपन सोर्स है, तो कोई भी आए, कोई भी अपना डेटा डाल दे, कोई भी डिलीट कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो आपका पेपर अच्छा और किसी को जल्दी हो गया, वो डिलीट मार देगा। तो इस तरह से नहीं कर सकते। इसीलिए इसका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है, मतलब किसी एक पर्सन या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास उसको डिलीट मॉडिफाइड वगैरह करने का अधिकार होना चाहिए। तो इसीलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा हो गया। एक हो गया स्ट्रक्चर मेटाडेटा। स्ट्रक्चर मेटाडेटा मतलब संरचनात्मक डेटा मेटाडेटा। जो बिहार लाइब्रेरियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। बस डिस्क्रिप्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रक्चर, ये 3 याद रखिएगा कि इतना मेटाडेटा होता है, बाकी समझ लीजिए। तो ये दिखाता है कि कोई भी रिसोर्स कैसे व्यवस्थित होगा, मतलब हमें, मतलब कैसे अरेंज करके रखना है। वो एक स्ट्रक्चर बनेगा ना पूरा। अगर मान लीजिए 1 लाख हमारे पास डेटा है, रिसोर्सेस है, तो हम एक पैटर्न पे काम करेंगे, और पैटर्न हमारा कैसा रहेगा कि हमारा जो रिसोर्स है उसको हम कीवर्ड के तौर पे रख रहे हैं, हम उसके पब्लिशर के तौर पे रख रहे हैं, या उसके ऑथर के अकॉर्डिंग रख रहे हैं, ईयर वाइज अरेंज कर रहे हैं, या सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर रहे हैं। तो ये सब हमें पहले एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना डेटा को अरेंज करते जाएंगे। तो यही आपको व्यवस्थित करना है। और अन्य किसी अंतर्गत आता है, उदाहरण के लिए एक पीडीएफ का फाइल यूनिवर्सिटी रिपोजिटरी में और कंप्यूटर साइंस संग्रह में भी रख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस का पीडीएफ है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी रिपोजिटरी में रखेंगे, या कंप्यूटर साइंस में भी उसको रख सकते हैं, क्योंकि जर्नल चीजें होती है। तो यही है मेन 3 तरह का मेटा डेटा। तो ये आपको अटेंशन देने के लिए थैंक यू। अब आप डाउट पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। नहीं, कीवर्ड का मतलब रिसर्च नहीं होता है। कीवर्ड का मतलब होता है कोई भी टाइटल, कोई भी सब जो, मतलब कि कोई भी एक सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट का नाम ही है, जैसे जैसे होता है ना, जर्नल स्टडी ऑफ
इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि इसमें एक बुक का टाइटल है कि जर्नल स्टडी, तो मतलब उस बुक में क्या है, एक स्टडी किया गया है जिसमें इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया। ठीक है, इंडियन सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा लिख सकते हैं, आईएएस, इंडियन सर्विस, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या हुआ कि ऐसा स्टडी किया गया है जो इंडियन सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक जर्नल स्टडी की गई है। तो हमारा इस टाइटल में ना कीवर्ड क्या होगा, जर्नल स्टडी, ये सब कीवर्ड नहीं होगा, इंडियन सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये होगा। बेसिकली मतलब कि जो इंडियन, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सर्विस दे रहे हैं उनके बारे में। जैसे ये टाइटल हटा के एक और टाइटल पे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम, हमारा लाइब्रेरी साइंस का कोई टॉपिक है, जैसे यूजर यूजर बिहेवियर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, INDIA, ठीक, इंडिया, ठीक है। तो हमारा टाइटल है स्टडी ऑफ यूजर बिहेवियर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया। मतलब हम लोग इस रिसर्च पेपर में ये दिखाना चाहते हैं कि जो पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया में मौजूद है, उसका में यूजर जो आ रहे हैं उनका बिहेवियर क्या है। तो हमारे इसमें दो कीवर्ड होंगे, एक होंगे यूजर बिहेवियर और दूसरा कीवर्ड होगा पब्लिक लाइब्रेरी। तो मतलब कि हम लोग जो भी टाइटल, जो भी टॉपिक होता है, उसमें जो सबसे सर्चेबल वर्ड होते हैं ना, उसी को हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। और वो गूगल में भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो नीचे दिखाता है कि रिलेटेड कीवर्ड, यानी इससे भी लोग ढूंढते हैं, तो आप भी इससे ढूंढ सकते हैं, ये सजेशन में देता है। तो यहाँ पे यूजर बिहेवियर और पब्लिक लाइब्रेरी दो कीवर्ड हुए इस टाइटल में। तो अगर मान लीजिए कोई इस टाइटल के नाम से रिसर्च पेपर है, अगर कोई भी लाइब्रेरी के अंदर मान लीजिए डिजिटल कंटेंट है, यानी कि जर्नल्स है या थेसिस है या रिसर्च पेपर है, यानी जर्नल रिसर्च पेपर है, कुछ भी है, तो हम लोग उसको कीवर्ड के रूप में क्या देंगे, दो कीवर्ड प्रोवाइड करेंगे, पब्लिक लाइब्रेरी और यूजर बिहेवियर। आई थिंक अब समझ में आया होगा आपको।